मेरी शादी जिस लड़की से तय हुई थी, जब मैं उसे चुपके से मिलने गया तो उसके साथ उसकी बहन आई थी। मुझे अपनी होने वाली बीवी की जगह उसकी बहन बहुत पसंद आई और उसे देखते ही मैं अपना दिल उसे दे बैठा। लेकिन अब मैं शादी से पीछे नहीं हट सकता था, इसलिए मैंने शादी वाली रात अपनी बीवी को अपने घर के एक पुराने कमरे में बंद कर दिया और पूरे घर में यह बात फैला दी कि मेरी बीवी अपने प्रेमी के साथ भाग गई है, और अपने ससुराल वालों को भी यह धमकी दी कि अगर अब आपने अपनी छोटी बेटी की शादी मुझसे नहीं की तो मैं आपके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा दूंगा। मैं जो चाहता था वही हुआ। मेरी शादी मेरी साली से हो गई। सुहाग रात की रात मैं खुशी खुशी जब कमरे में पहुंचा और मैंने जब उसका घूंघट उठाया तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम राहुल है। मेरी अब नौकरी लग चुकी थी, इसलिए मेरे घर वाले अब मेरी शादी के लिए बहुत जल्दबाजी करने लगे और बहुत जल्द उन्होंने मेरी शादी अपने जानने वालों के द्वारा बताए गए एक बहुत अच्छे घर में तय कर दी। लेकिन क्योंकि मेरी नौकरी दूसरे शहर में थी और मुझे जल्द ही वापस नौकरी पर जाना था, इसलिए मेरी माँ ने ससुराल वालों से कहा कि यह शादी जल्दी ही करनी होगी। मेरी होने वाली पत्नी का नाम प्रिया था। प्रिया के घर वाले भी इस बात के लिए तैयार हो गए। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोर जोर से शुरू हो गईं, लेकिन मेरे घर में कुछ ऐसा रिवाज था कि शादी से पहले लड़का लड़की को नहीं देखा करता था। इस चक्कर में मुझे प्रिया की तस्वीर तक नहीं दिखाई गई थी। मेरे घर वाले इन सब बातों में विश्वास करते थे, लेकिन मुझे ऐसी बेतुकी बातें समझ नहीं आती थीं। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, प्रिया को देखने की मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसलिए मेरे दिमाग में यह विचार आया कि अगर मुझे कैसे भी प्रिया का मोबाइल नंबर मिल जाए तो काम बन जाएगा। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि प्रिया का नंबर आखिर मुझे हासिल कैसे होगा। तभी मैंने माँ को यह कहते सुना कि वह प्रिया के लिए जो सोने की चूड़ियाँ और अंगूठियाँ बनवाने वाली हैं, उसके लिए उन्हें उसके हाथ का साइज चाहिए होगा। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि घर में शादी जल्दी होने की वजह से काम बहुत था, तो माँ के पास तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। इसीलिए आखिर साइज मिलेगा कैसे। मेरी छोटी बहन अनन्या ने कहा कि आप क्यों परेशान हो रही हो माँ, मैं हूँ ना, मैं भाभी के घर जाकर उनका साइज़ ले आऊँगी। अनन्या की बात सुनकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि अगर मैं माँ से प्रिया का नंबर लाने को कहता तो वह हरगिज़ नहीं लाती। लेकिन अनन्या से मैं प्रिया का नंबर लाने के लिए कह सकता था। लेकिन जैसा कि दुनिया जानती है कि कोई भी भाई बहन बिना नखरे दिखाए आपका कोई छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकता, मुझे भी अपनी बहन से ना जाने कितनी मिन्नतें करनी पड़ी और उसे 5,000 रुपये की रिश्वत के साथ ढेर सारी चॉकलेट्स भी देनी पड़ी। साथ ही यह वादा भी करना पड़ा कि जब भी मम्मी पापा उसे डांटेंगे तो मैं उसे उनकी डांट से बचाऊंगा। मेरा इतना सब किया हुआ त्याग काम आया और मेरी बहन अनन्या प्रिया का नंबर ले आई। प्रिया का नंबर पाते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन अनन्या ने बताया कि यह नंबर प्रिया भी इस्तेमाल करती है और उसकी बहन ऋचा भी। मैंने नंबर फ़ोन में सेव कर लिया और सही मौके का इंतज़ार करने लगा। शादी की तैयारी की वजह से इतना ज़्यादा कामकाज होता था कि 2 घड़ी की फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी और मैं प्रिया से इत्मीनान से बात करना चाहता था। मैंने सोचा मैं उससे बात करके एक बार मुलाकात की फरमाइश करूँगा ताकि मैं उसे देख सकूँ, लेकिन उससे पहले मैं उसकी एक तस्वीर मांग लूँगा। लेकिन मुझे ज़रा भी वक्त नहीं मिला और शादी को अब सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। फिर मैंने सोचा कि मैं छत पर जाकर रात में उसे फ़ोन मिला लूँ, तो मैं एक रात छत पर चला गया। मैंने जैसे ही उसे कॉल लगाई, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा।
थोड़ी देर में कॉल उठी और उधर से हेलो की आवाज़ आई। मैंने कहा, मैं राहुल बात कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं यह पूछ पाता कि आप प्रिया बात कर रही हैं या ऋचा, मेरी बड़ी बहन छत पर आ गई और बोली कि नीचे जनरेटर वाला आया है तुमसे बात करने के लिए, जाओ अभी जाओ। मैं बहुत बुरी तरह से झुंझला उठा, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैंने तुरंत ही कॉल काट दी। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं प्रिया को मैसेज करके उससे उसकी एक तस्वीर मांग लेता हूँ। मैंने उसे मैसेज करके तस्वीर भेजने के लिए कहा। उसे मैसेज भेजने के बाद मुझे अपने शरीर में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। मैं सारे काम काज भी करता जा रहा था, लेकिन बीच बीच में बार बार यह चेक भी कर रहा था कि कहीं प्रिया ने तस्वीर तो नहीं भेज दी। फिर करीब 3 घंटे के बाद उसका मैसेज आया। उसका मैसेज फ्लैश होते ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने उसका मैसेज खोला तो उसने कहा कि माँ जी ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि अगर आपको मेरा नंबर कहीं से भी मिल जाए तो भी मैं आपको तस्वीर ना भेजूं, और मैं माँ जी की बात नहीं टाल सकती। मैं आपके जज्बात समझती हूँ, लेकिन अब शादी में सिर्फ 1 दिन ही बचा है। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, आपके सब्र का फल मीठा होगा। मैंने उसे फिर से मैसेज किया कि तुम माँ की फिक्र मत करो, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुमने मुझे तस्वीर भेजी है। फिर उसका 2 घंटे बाद मैसेज आया कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अगर गलती से भी किसी को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे यह बात बार बार ना करें। मैं नहीं चाहती कि मेरी इमेज मेरे ससुराल में जाने से पहले ही खराब हो जाए। मैं अपना मन मसोस के रह गया। कितनी मिन्नतों के बाद मुझे प्रिया का नंबर मिला था और मैं कितना खुश हो रहा था कि अब तो मुझे उसका चेहरा देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, मैंने अपने दिल को समझाया और सोचा कि अब बस 1 दिन की बात और है। शादी से 1 रात पहले मैंने अपने कमरे की बहुत खूबसूरत सजावट की। सजावट करते करते मेरे दिल में अजीब से अरमान पैदा होने लगे थे। ऐसी फीलिंग मुझे पहली बार महसूस हो रही थी। फिर फाइनली वह दिन आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था। शाम को माँ ने मुझसे आकर कहा कि जल्दी से जाकर यह कुछ बाजार के काम निपटा दो, क्योंकि थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और फिर हमें बारात लेकर भी जाना है। मैं अपने एक दोस्त को लेकर बाजार की तरफ निकल गया। हम रास्ते में ही थे, तभी अचानक मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, और भाभी को मुंह दिखाई में क्या तोहफा देने वाले हो? उसकी यह बात सुनकर मैं तो सोच में पड़ गया, क्योंकि इस बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था और ना ही मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि प्रिया को क्या पसंद है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैंने तो अभी तक कुछ लिया ही नहीं है और मुझे उसकी पसंद के बारे में भी नहीं पता है। मेरा दोस्त बोला, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? भाभी को अभी कॉल लगा और उनसे उनकी पसंद नापसंद के बारे में पता कर ले। मुझे अपने दोस्त की बात बिल्कुल सही लगी। मैंने सोचा इसी बहाने से मैं प्रिया से बात भी कर लूँगा। सड़क के किनारे पर खड़े होकर मैंने प्रिया का नंबर मिलाया। मेरा दिल फिर से धड़कने लगा। मैं सोचने लगा कि पता नहीं कौन फ़ोन उठाएगी, प्रिया या फिर उसकी बहन ऋचा। मैंने इधर जैसे ही कॉल मिलाया वैसे ही मुझे अपने करीब से फ़ोन बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने पलट कर देखा तो पास ही एक पार्लर के बाहर 2 लड़कियां खड़े होकर बातें कर रही थीं और उनमें से ही एक के हाथ में फ़ोन की घंटी बज रही थी। वैसे तो मैं इसे संयोग ही समझता, लेकिन जब मैंने देखा कि वह 2 लड़कियां हैं तो मैं ध्यान से उन लड़कियों की तरफ देखने लगा, यह सोचकर कि कहीं इन्हीं में से कोई मेरी प्रिया तो नहीं। जब उनमें से एक लड़की ने फ़ोन रिसीव किया और जैसे ही उसने हेलो कहा, मैं हैरान रह गया, क्योंकि उस लड़की के हेलो की आवाज़ आते ही मेरे फ़ोन से भी हेलो की आवाज़ आने लगी। मैं तुरंत ही वहाँ से पीछे हटकर थोड़ा दुकान की आड़ में खड़ा हो गया और फिर उन लड़कियों को गौर से देखते हुए ही फ़ोन पर मैंने भी हेलो कहा। उन दोनों लड़कियों ने मुझे नहीं देख पाया था और जिस लड़की ने फ़ोन उठाया वह बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी।
उसे पहली ही नज़र में मैं अपना दिल दे बैठा। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि काश यही प्रिया हो। उस लड़की ने फिर से हेलो कहा तो मैंने कहा कि मैं राहुल बात कर रहा हूँ। मेरा नाम सुनते ही वह लड़की थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और फिर बोली कि मैं ऋचा बोल रही हूँ। ऋचा नाम सुनते ही मेरा दिल उदास हो गया। उसने अपने पास वाली लड़की को इशारों में कोई बात कही। मैं समझ गया कि अगर यह ऋचा है तो इसके पास वाली लड़की प्रिया है। मैंने प्रिया पर अपनी गहरी नज़र डाली तो मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया, क्योंकि ऋचा के आगे प्रिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर उन दोनों लड़कियों ने आपस में इशारे से कुछ बातें की। प्रिया ने इनकार के इशारे से सर हिला दिया। उसके बाद ऋचा बोली कि प्रिया इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकती है। शाम को आप दोनों की शादी है और उसे बहुत शर्म महसूस हो रही है। अगर आपको कोई ज़रूरी बात बतानी है तो मुझे बता दीजिए। मेरा तो दिल ही टूट गया था, इसलिए मैंने बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया। पर थोड़ी ही देर में मेरा फ़ोन दोबारा बजने लगा। जब मैंने देखा तो मुझे ऋचा ही फ़ोन कर रही थी, लेकिन अब मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं बहुत उदास था और मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। जो ज़रूरी सामान खरीदने के लिए मैं बाज़ार आया था वह वापस लेकर घर चला गया और प्रिया की मुंह दिखाई के लिए भी मैंने कोई तोहफ़ा नहीं खरीदा। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने क्या देखकर प्रिया को पसंद किया है। जब मैं घर पहुंचा तो सभी लोग बारात में जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने पहले सोचा कि मैं अपनी बड़ी बहन से इस बारे में बात करूं, लेकिन वह अपने पति और बच्चों को तैयार करने में बहुत बिजी थी। तभी मेरी माँ की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वह बोली, बारात निकलने का समय हो रहा है और तू है कि अभी तक तैयार नहीं हुआ। उनकी बात सुनकर तो जैसे मुझे रोना आ गया। मैं सोचने लगा कि मैं आपको कैसे बताऊं कि अब मेरी सारी खुशी खत्म हो चुकी है। खैर, फिर मैं अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगा और खुद को इस शादी के लिए राज़ी करने लगा। मेरे दिल और दिमाग में एक जंग सी छिड़ गई। मेरा दिल इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था, पर फिर भी मैं तैयार होकर घरवालों के साथ बारात लेकर निकल गया। जब तक शादी का पूरा कार्यक्रम चला तब तक प्रिया घूंघट ओढ़े ही बैठी रही, लेकिन अब मुझे भी उसके घूंघट ओढ़े रहने से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसको देखने में अब मुझे जरा भी रुचि नहीं थी। इसलिए मैंने एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देखा। मैं इस कदर उदास था कि किसी भी चीज़ पर मेरा कोई ध्यान नहीं था। जो भी रस्मों रिवाज चल रहे थे वह सब मेरा शरीर तो कर रहा था, लेकिन मेरा मन कहीं और ही था। बल्कि मुझे तो बार बार ऐसा लग रहा था कि मैं कई घंटे की नींद सो जाऊं और उठूं ही ना। फिर जब विदाई का समय आया तो मैंने प्रिया को अपनी माँ के साथ गाड़ी में बिठा दिया और खुद ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया। मैंने एक बार भी प्रिया की तरफ नहीं देखा और ना ही अब मुझे उसे देखने में कोई दिलचस्पी थी। मैंने जब पार्लर के बाहर उसे देखा था उससे ही मेरा दिल भर चुका था। मैं दिल ही दिल में रो रहा था और बार बार अपनी माँ को गुनाहगार सोच रहा था कि माँ ने न जाने क्यों ऋचा की जगह प्रिया को चुना। शायद इसकी एक वजह यह थी कि प्रिया और ऋचा सगी बहनें नहीं थीं, बल्कि ऋचा प्रिया की बुआ की बेटी थी और बुआ के ना रहने के बाद जब उसके फूफा ने दूसरी शादी की तो प्रिया के पिताजी ऋचा को अपने घर ले आए। इसीलिए शायद जब शादी की बारी आई तो उन्होंने ऋचा की बजाय पहले अपनी बेटी प्रिया के बारे में बात की। अब बात जो कुछ भी थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने अपने घर वालों की बात मानकर बहुत बड़ा गलत फैसला ले लिया है और अब मुझे पूरी ज़िंदगी अपने इस फैसले पर पछताना पड़ेगा। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि अपने घर वालों की करनी की सज़ा मैं क्यों भुगतूं। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने देखा तो मेरी बहन किचन में हम दोनों दूल्हा दुल्हन के लिए दूध का गिलास तैयार कर रही थी।
मैंने तुरंत ही दबे पांव उसमें से एक गिलास में बेहोशी की दवा मिला दी और अपनी छोटी बहन को बुलाकर वह गिलास पकड़ा दिया और कहा कि जाओ अपनी भाभी को यह दूध पिला दो। मैं थोड़ी देर में अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। मेरी छोटी बहन बहुत भोली वाली थी। उसने तुरंत ही मेरी बात मान ली और खुशी खुशी वह गिलास अपनी भाभी के लिए लेकर कमरे में चली गई। मैं दोस्तों से मिलने की जगह घर में ही छुप गया और इंतज़ार करने लगा। फिर जब मैंने यह देखा कि घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए हैं तो मैं भी अपने कमरे में चुपके से दाखिल हो गया। मेरी तरकीब काम कर गई। जब मैं कमरे में घुसा तो मेरी बीवी बेहोश पड़ी हुई थी। मेरे पास वक्त बहुत कम था। मेरे घर के सबसे आखिरी छोर पर एक बहुत पुराना कमरा था जिसमें घर का पुराना कबाड़ भरा हुआ था और उस कमरे में हमेशा अंधेरा ही रहता था। इस वजह से वहाँ घर का कोई सदस्य नहीं जाता था और क्योंकि वहाँ कबाड़ था इस वजह से किसी को कोई काम भी नहीं पड़ता था। सालों पहले कभी वह कमरा खोला गया था। मैंने अपने कमरे से निकलकर एक बार फिर चारों तरफ जायजा लिया कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा है, पर बाहर कोई नहीं था। मैंने तुरंत ही अपनी बीवी को गोद में उठाया और उस दरवाजे की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुँचते ही मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला और अपनी बीवी को वहीं पटकाया और उसके मुंह पर एक कपड़ा भी जोर से बांध दिया। वैसे तो उसके चीखने चिल्लाने से शायद ही है जो किसी को पता चलता, क्योंकि यह कमरा बाकी कमरों से बहुत दूर था, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। उसे वहीं छोड़कर मैंने एक बार कमरे का जायजा लिया तो कमरे में कोई खिड़की तो नहीं थी, लेकिन छोटे छोटे 2 रोशनदान थे जिससे हवा आ रही थी। तो मैंने सोचा कि इससे यह मरेगी तो नहीं। जब मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो मैं खुद ही इसे आज़ाद कर दूंगा। उसके बाद फ़ौरन ही मैं उसे वहाँ छोड़कर बाहर निकल आया। मुझे यह डर था कि कहीं अगर किसी ने मुझे देखा होगा तो वह मेरे पीछे पीछे इस कमरे तक ना आ जाए। उस कमरे का दरवाज़ा ठीक से बंद करके मैं चुपके से बाहर निकल आया। फिर मैंने मेन गेट का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और उसके पास वाली खिड़की से कूदकर बाहर निकल आया और बहुत ही धीरे से मैंने उस खिड़की को भी अच्छे से चिपकाकर बंद कर दिया। फिर मैं घंटी बजाने लगा और मेरी उम्मीद के मुताबिक दरवाज़ा खोलने के लिए मेरी माँ आई। मुझे बाहर खड़ा देखते ही माँ गुस्सा होने लगी। बोली, नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर तू कहाँ चला गया था? क्या एक दिन के लिए भी अपने दोस्तों को मिलने से मना नहीं कर सकता था? मैंने बहुत प्यार से माँ को गले लगा लिया और बोला कि अरे दोस्तों ने बुलाया था। नई नवेली दुल्हन को घर में आए अभी कुछ घंटे ही हुए हैं और इतना प्यार उमड़ रहा है उसके लिए। चलो अच्छा, हम दोनों ही मिलकर तुम्हारी बहू को देखने चलते हैं। तुमने तो अभी तक मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखने दिया है। माँ बोली कि मैं तेरे साथ तेरे कमरे में नहीं जाऊंगी। कुछ तो शर्म कर। आज तो तुझे तेरी दुल्हन का चेहरा देखने से कोई नहीं रोकेगा। जा खुद ही जाकर अपनी दुल्हन का चेहरा देख ले। लेकिन अपने प्लान के मुताबिक मैं माँ को ज़बरदस्ती पकड़कर अपने कमरे में ले गया कि नहीं, उसका चेहरा मैं अकेले नहीं, हम दोनों माँ बेटे साथ में ही देखेंगे। जैसे ही मैं और माँ कमरे में दाखिल हुए तो माँ यह देखकर हैरान रह गई कि प्रिया तो कमरे में मौजूद ही नहीं थी। हम दोनों ने तुरंत ही पूरा घर छान मारा, लेकिन प्रिया हमें कहीं नहीं मिली। फिर माँ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में सभी लोग आंगन में इकट्ठा हो गए। जब सब लोग एक साथ खड़े हुए तो वहाँ प्रिया को छोड़ सभी लोग खड़े हुए थे। मैंने अपना नाटक जारी रखा और चीखने चिल्लाने लगा कि प्रिया तुम कहाँ हो? प्रिया मिल ही नहीं रही है। लेकिन मन ही मन मैं यह जानता था कि प्रिया अब किसी को नहीं मिलने वाली। फिर मैंने अचानक ही माँ से कहा कि अरे हाँ, जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा था तो मैंने एक लड़की को टैक्सी में बैठकर जाते हुए देखा था। कहीं वह प्रिया तो नहीं थी, लेकिन टैक्सी में तो कोई लड़का भी उस लड़की के साथ मौजूद था। मेरी यह बात सुनकर तो माँ बुरी तरह से घबरा गई। मैंने शक का कीड़ा खुद ही अपने घर वालों के दिमाग में डाल दिया।
ताकि सभी लोग यह सोचें कि प्रिया अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। थोड़ी देर के बाद मेरे सारे घरवालों को मेरी बात पर यकीन हो गया कि प्रिया घर में नहीं है, बल्कि वह किसी के साथ चली गई है। तो माँ ने तुरंत ही प्रिया के घरवालों को फ़ोन करके सारी बात बता दी। थोड़ी ही देर में प्रिया के पिता दौड़े चले आए, लेकिन वह इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उनकी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है। उन्हें अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था। मैंने प्रिया के पापा से कहा कि मैंने उसे खुद अपने प्रेमी के साथ जाते हुए देखा है और फिर मैं उनके साथ बदतमीजी पर उतर आया। वह बेचारे मजबूर होकर मेरी सारी जली कटी बातें सुन रहे थे। मैंने प्रिया के पिता को धमकी दी कि वह उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं, वरना मैं पुलिस में उनके खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा कि उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाई और फिर अपनी बेटी को उसके आशिक के साथ फरार करवा दिया और मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया। प्रिया के पिता एक इज्जतदार आदमी थे और वह खुद भी बहुत परेशान थे। वह मुझे समझाने लगे कि बेटा, दाग तुम्हारी इज्जत पर नहीं बल्कि मेरी इज्जत पर लग गया है। हमारी कितनी बदनामी होगी यह मैं ही जानता हूँ। मैं यह कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है। मैंने गुस्से में उनसे कहा कि एक दिन के बाद ही मेरी शादी का रिसेप्शन है। मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार जब उसमें शामिल होंगे तो मैं वहाँ लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। सभी लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, न जाने कैसी कैसी मेरे बारे में बातें करेंगे। हो सकता है उनमें से कोई मेरे अंदर ही कोई खोट निकाल दे और कहे कि शायद मुझ में कोई कमी है। इसी वजह से सुहाग रात वाले दिन मेरी दुल्हन मुझे छोड़कर भाग गई। आपकी बेटी ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन अब इस मुसीबत से मुझे आपको ही बाहर निकालना होगा। मेरी बात सुनकर प्रिया के पिता असमंजस में मेरी तरफ देखने लगे कि भला वह इसमें क्या कर सकते हैं। मैंने भी अपनी अगली चाल फेंकते हुए कहा कि वह मेरी शादी ऋचा से करवा दें, ताकि मैं लोगों के सामने यह तो कह सकूं कि यह मेरी बीवी है। मेरे मुंह से ऐसी बात सुनकर प्रिया के पिता के तो होश ही उड़ गए और वह कहने लगे कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं तुम्हारी शादी ऋचा से करवा दूं। मैंने कहा कि मैं सब कुछ बहुत अच्छे से जानता हूं कि प्रिया और ऋचा सगी बहनें नहीं हैं, इसलिए अगर आप पुलिस से बचना चाहते हैं तो मेरी शादी ऋचा से करवा दें। इससे पहले कि यह बात सब जगह फैल जाए और हमारे साथ साथ आपकी भी बदनामी हो, यह शादी तुरंत करवा दीजिए। मेरी बात सुनकर प्रिया के पिता मजबूर हो गए और उन्होंने मेरी बात मान ली और बोले कि शायद अब यही एक रास्ता है जिससे दोनों परिवारों की इज्जत बच सकती है। अगले ही दिन बहुत साधारण तरीके से मेरी और ऋचा की शादी हो गई। अब तो मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी प्लानिंग भी सफल हो गई थी और मैं जिसे अपनी पत्नी के रूप में पाना चाहता था वह भी मेरी पत्नी बन चुकी थी। मुझे अब अपनी समझौते से भरी शादी से छुटकारा मिल चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मेरे ऋचा से संबंध हो जाएं, फिर मैं चुपके से प्रिया को आज़ाद कर दूंगा और जब वह सबको सच्चाई बताएगी तब भी मैं यही कहूँगा कि वह अपने जिस प्रेमी के साथ चली गई थी उसने ही अब उसे छोड़ दिया होगा और अब खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वह मुझे गुनहगार ठहरा रही है। मैं ऋचा की विदाई करवाकर अपने घर ले आया। वह मेरे कमरे में बैठी हुई थी और मैं भी कमरे में जाने के लिए बेसब्र हो रहा था। इस बार मैंने अपनी पत्नी के लिए एक खूबसूरत सी अंगूठी खरीदी और एक गुलाब का फूल भी लिया। दोनों ही चीज़ें लेकर मैं धीरे से अपने कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करके उसके पास बैठ गया। मेरा दिल तो खुशी के मारे बुरी तरह से उछल रहा था। मैं बहुत खुश था कि मुझे जिससे प्यार हुआ था भले ही वह मेरी साली थी, लेकिन मैंने अपनी चालाकी से और बेहतरीन प्लानिंग करके उसे अपनी बीवी बना लिया। ऋचा के लिए जो मैं अंगूठी लेकर आया था वह मैंने अपनी जेब से निकाली और उसका बॉक्स खोलकर पास ही रख लिया और अपने एक हाथ में मैंने गुलाब का फूल पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मैं उसका घूंघट हटाने लगा।
जैसे ही मैंने ऋचा का घूंघट उठाया, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि यह तो ऋचा नहीं बल्कि प्रिया थी। उसका चेहरा देखते ही मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया। मैंने बहुत हैरत से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वह कहने लगी कि आप ही ने तो मुझसे शादी की है और मुझे इस घर में लेकर आए हैं। अपनी बहन के किए की सज़ा भुगतने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। मैंने हैरत से उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो वह बोली कि मैं ऋचा हूँ। वह लड़की उस सांवली सी शक्ल सूरत वाली लड़की के जैसी थी जिसे मैं प्रिया समझ रहा था। वह दरअसल ऋचा थी। अब तो मुझे काटो तो खून नहीं, अब मुझे सब समझ आ रहा था। इसका मतलब यह था कि जिसे मैं पहली ही नज़र में अपना दिल दे बैठा था, मेरी शादी उससे ही हुई थी। वही लड़की मेरी पत्नी बनी थी और वही मेरी पसंद भी थी, जिसे बिना देखे ही मैंने अंदर कमरे में बंद कर दिया। मैंने ऋचा से पूछा कि तुम्हें याद है शादी वाले दिन मैंने उसे फ़ोन किया था? ऋचा हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। वह बोली कि मैंने फ़ोन उसे नहीं बल्कि प्रिया को ही किया था, लेकिन उसने शरारत में अपना नाम ऋचा बताया था। प्रिया बहुत ही ज़्यादा मजाकिया है और उसका इरादा आपको तंग करने का था, इसीलिए उसने ऐसा किया। लेकिन जब आपने बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया तो प्रिया परेशान हो गई, इसलिए उसने आपको फिर दोबारा फ़ोन मिलाया, लेकिन आपका फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। अब मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया और एक दिन पहले के वह सारे लम्हे याद करने लगा जब मैंने प्रिया और ऋचा को एक साथ देखा था। ऋचा कह रही थी कि प्रिया ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा था, जबकि ऋचा उसे बार बार मना कर रही थी कि वह इस तरह से मजाक ना करे। लेकिन प्रिया बहुत शरारती थी, इसीलिए वह मानी ही नहीं और शरारत में खुद को ऋचा बताया। मैंने कहा शादी वाले दिन भी तुम कहीं दिख क्यों नहीं रही थी? तो ऋचा बोली कि शादी वाले दिन मैंने लहंगे के नीचे हाई हील्स पहनी हुई थी और सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरा लहंगा हील के नीचे दब गया और मैं लड़खड़ा गई, जिससे मेरा पैर बुरी तरह से मुड़ गया और मोच आ गई। दर्द के मारे तो मुझसे पैर हिलाया तक नहीं जा रहा था, लेकिन मुझे फंक्शन देखना था, तो इसीलिए मुझे मैरिज हॉल के फर्स्ट फ्लोर पर बिठा दिया गया ताकि बालकनी से मैं पूरा फंक्शन देख सकूं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे सर पर कई बाल्टी ठंडा पानी उड़ेल दिया हो। वह लड़की जिसके लिए मैं इतना तड़प रहा था, उसे खुद ही मैं अपने हाथों से इतने गंदे कमरे में बंद कराया। अपनी गलती का एहसास होते ही मैं तुरंत भागकर उस कमरे की तरफ गया। ऋचा मुझे आवाज़ देती हुई मेरे पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन उस वक्त मुझे प्रिया के अलावा और कुछ भी सूझ नहीं रहा था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वह अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी और उसका चेहरा भी घूंघट में छुपा हुआ था। मैंने जैसे ही उसका घूंघट उठाया तो उसका चांद सा चमकता हुआ खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने खिल उठा। मैंने तुरंत ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में लाकर बेड पर लिटा दिया। फिर मैंने उसके मुंह पर बंधी हुई पट्टी खोली और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। कुछ देर की कोशिश के बाद प्रिया को होश आ गया। वह गुमसुम सी मुझे देखने लगी और मेरे पीछे खड़ी ऋचा हक्की बक्की सी यह सब देख रही थी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मैंने बेड पर पीछे तकिया लगाकर प्रिया को उस पर टेक लगाकर आराम से बिठाया और फिर किचन में जाकर उसके लिए कुछ खाने को लेकर आया। फिर थोड़ा बहुत खाने के बाद जब मुझे उसके शरीर में कुछ जान महसूस हुई तब मेरे दिल को थोड़ा सुकून हुआ। फिर मैंने प्रिया और ऋचा को अपने पास बिठाकर सारी सच्चाई बता दी। मेरी पूरी बात सुनकर दोनों बहनों की हालत खराब हो गई। वह दोनों ही मुझे नफ़रत भरी नज़रों से देखने लगीं। तो मैंने प्रिया से कहा कि अगर मैं गुनाहगार हूँ तो इस गुनाह में थोड़ा तुम्हारा भी कसूर है, क्योंकि तुम्हारे एक झूठ ने हम तीनों की ज़िंदगी में यह भूचाल ला दिया। अगर तुम मेरे साथ उस दिन ऐसा मजाक ना करती तो आज यह जो सिचुएशन बनी है यह ना होती। प्रिया बोली कि वह मुझे सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन मैंने ही उसकी कोई बात ना सुनी और फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया।
प्रिया को मेरी यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि मैंने उसके चरित्र पर ऐसा घिनौना इल्ज़ाम लगाया। पर मैंने प्रिया को अपने प्यार का यकीन दिलाया और ऋचा से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। कुछ ही देर बाद यह बात मेरे सारे घर वालों को पता चल गई थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सुनाया और प्रिया के पिता को फ़ोन करके घर बुला लिया। वह बेचारे एक बार फिर परेशानी के आलम में दौड़े चले आए और सारा सच जानने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वह अपनी दोनों बेटियों को अब मेरे साथ नहीं रहने देंगे। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा और मैंने उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि प्रिया के प्यार में मैंने एक बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया था, लेकिन मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और अब मुझे अपनी गलती की सज़ा भी मिल गई है। मैं प्रिया के बिना अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था, लेकिन अब मैं ऋचा को भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि इस सब में उस बेचारी का कोई कसूर नहीं था। प्रिया और ऋचा दोनों ही बचपन से एक साथ पली बड़ी थीं। जब मैंने उन दोनों को खूब समझाया कि मैं उन दोनों को बराबरी का दर्जा दूंगा और उन दोनों से ही बराबर का प्यार करूंगा, तब जाकर दोनों ने यह फैसला किया कि वह दोनों अपनी खुशी से मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। मैंने उन दोनों से वादा किया कि मैं उन दोनों के साथ इंसाफ करूंगा और कभी भी दोनों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। मुझसे जो गलती हुई थी उसकी माफ़ी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी सभी लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया और मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका भी दिया। जल्दबाजी में किए गए फैसले इंसान को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं। अपनी पत्नी को उस कमरे में बंद करने से पहले अगर मैं उसका चेहरा देख लेता तो शायद इतना सब कुछ ना होता और इतनी जिंदगियां भी बर्बाद ना होती, लेकिन मेरी जरा सी जल्दबाजी ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू।